मयूर घाट के फेरी घाट पर, जहां दोपहर की धूप अभी भी इतनी तेज थी मानो ऊबड़ खाबड़ डामर की सड़क को पिघला देगी, सिंघानिया रियलिटी ग्रुप की चमकदार काली लग्जरी कारों का काफिला धीरे धीरे आकर रुका, जो नदी किनारे के उस साधारण से माहौल में बिल्कुल अलग थलग लग रहा था। अर्जुन सिंघानिया, कंपनी का युवा सीईओ, हाथ से सिली हुई एक बेहतरीन वेस्टकोट में गाड़ी से उतरा। एक लंबे सर्वे के बाद उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में वही पैनी और ठंडी चमक थी जो बिजनेस की दुनिया में किसी बड़े खिलाड़ी की होती है। उसके ठीक बगल में उसकी खूबसूरत मंगेतर सिमरन, जो एक बड़े बिजनेस पार्टनर की बेटी थी, ने जमीन पर पैर रखते ही अपना चेहरा सिकोड़ लिया और नाक पर हाथ रख लिया, जैसे यहाँ की हवा में जहरीले कीटाणु भरे हों। वो लगातार गर्मी, अपनी महंगी हील्स पर लगी धूल और इस बात की शिकायत कर रही थी कि अर्जुन उसे इस बंजर जगह पर एक ऐसे प्रोजेक्ट को देखने के लिए क्यों ले आया है जिसका अभी कोई अता पता नहीं है। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी भौएं सिकोड़नी और गाद से भरी उफनती हुई नदी की ओर देखने लगा। उसके दिमाग में अभी भी मुनाफे के आंकड़े और पर्यटन की संभावनाएं घूम रही थीं। अचानक एक पतली दबी हुई आवाज ने उसके विचारों का सिलसिला तोड़ दिया। साहब, मुझसे भुट्टा खरीद लीजिए, गरम गरम मसाला भुट्टा है साहब। अर्जुन ने नीचे देखा। उसके सामने करीब 7-8 साल की एक बच्ची खड़ी थी, जिसकी त्वचा धूप से सांवली पड़ गई थी और बाल धूप से जलकर भूरे हो गए थे, जो बेतरतीब ढंग से बंधे हुए थे। उसके हाथ में एक पुरानी प्लास्टिक की टोकरी थी, जिसमें बड़े बड़े भुट्टे रखे थे, जिनसे भाप निकल रही थी और भुने मसाले और नींबू की महक आ रही थी। ये महक सिमरन के आसपास फैली महंगी परफ्यूम की महक से बिल्कुल अलग थी। बच्ची ने उसकी ओर देखा, अपनी पतली बाहों को कांपते हुए टोकरी को सिर से ऊपर उठाया। उसकी आंखों में एक दयनीय याचना थी। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कर पाता, सिमरन जोर से चीखी। वो ऐसे उछली जैसे उसने कोई घिनौना जीव देख लिया हो, एक अमीर लड़की की तरह जिसे हर गंदी चीज से डर लगता था। सिमरन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जानबूझकर या अनजाने में बच्ची की पतली बांह पर जोर से धक्का दे दिया। दूर हटो। गंदी कहीं की, मेरी ड्रेस खराब कर दोगी क्या? जोर के धक्के से बच्ची लड़खड़ा गई और प्लास्टिक की टोकरी उसके हाथ से छूटकर धूल भरी सड़क पर गिर गई। गरम भुट्टे चारों ओर बिखर गए और उनका मसाला धूल में मिल गया। बच्ची रोई नहीं, ना ही उसने कोई शिकायत की। बस एक पल के लिए मूर्ति की तरह खड़ी अपनी पूरी दोपहर की मेहनत को एक अजनबी के पैरों के नीचे बर्बाद होते देखती रही। फिर वो जल्दी से नीचे बैठ गई और अपने छोटे गंदे हाथों से धूल और मिट्टी में सने भुट्टों को वापस टोकरी में रखने लगी। मुंह में कुछ ऐसा बुदबुदा रही थी जिसे कोई सुन नहीं सकता था। सिमरन की हरकत ने अर्जुन को हैरान कर दिया। उसने अपनी मंगेतर की ओर गुस्से से देखा, लेकिन सिमरन अभी भी अपनी रेशमी ड्रेस से धूल झाड़ने में व्यस्त थी और अपनी बदकिस्मती को कोस रही थी। अर्जुन के दिल में गुस्सा अपनी इज्जत के लिए नहीं, बल्कि उस क्रूर असंवेदनशीलता के लिए उठा। उसने अपने गार्ड्स को हटाया, जो रास्ता साफ करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, और जमीन पर सिकुड़ी बैठी बच्ची की ओर तेजी से बढ़ा। तुम ठीक हो? रुको, मैं... अर्जुन कहना चाहता था कि वो नुकसान की भरपाई कर देगा, वो सारे भुट्टे खरीद लेगा या उसे उस टूटी टोकरी की कीमत से 100 गुना ज्यादा पैसे दे देगा, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए जब बच्ची ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। जिस पल उनकी आंखें मिलीं, अर्जुन के लिए समय जैसे रुक गया। गाड़ियों के हॉर्न, सिमरन की चीख पुकार, फेरी के इंजन की आवाज, सब कुछ जैसे गायब हो गया और उसके दिमाग में एक गहरा सन्नाटा छा गया। वे आंखें, वे किसी नदी किनारे रहने वाली अनजान बच्ची की आंखें नहीं थीं। वे बादाम जैसी आंखें थीं, जिनकी पलकें खास थीं और आंखों का बाहरी कोना गर्व से थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। लेकिन उनमें एक गहरा दुख छिपा था। ये वही आंखें थीं जिन्हें अर्जुन ने अपनी जवानी के दिनों में प्यार से देखा था, जिन्हें उसने अपने अधूरे सपनों में हजारों बार चूमा था। वे बिल्कुल उसकी आंखों जैसी थीं, लेकिन वो अंदाज, वो सहमी हुई लेकिन स्वाभिमानी नजर, वो माया की हूबहू नकल थी।
वो लड़की जिसे वो पागलों की तरह प्यार करता था और 9 साल पहले खो चुका था। अर्जुन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई और उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि सीने में दर्द होने लगा। ये कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक संयोग था? इस दुनिया में कितने लोगों की आंखें उसकी और माया की तरह हूबहू हो सकती हैं? उसने बच्ची के मिट्टी से सने चेहरे को ध्यान से देखा। सीधी नाक, छोटा सा मुंह और खासकर आंसू रोकने के लिए होंठ भींचने का तरीका। ये हरकत, ये जिद इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी? 9 साल पहले की यादें एक तूफान की तरह वापस आ गईं। माया के जाने का दिन, उसकी आखिरी नजर जिसमें गुस्सा और प्यार दोनों थे, इस बच्ची के चेहरे पर छा गए। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन की आवाज कांप रही थी, जो उसके सामान्य अधिकारपूर्ण आवाज से बिल्कुल अलग थी। बच्ची उस अमीर आदमी के अजीब व्यवहार से थोड़ा डर गई। उसने भुट्टे की टोकरी को किसी खजाने की तरह सीने से लगा लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से डरते हुए धीरे से जवाब दिया, जी, मेरा नाम अंजू है। अंजू? अर्जुन ने अनजाने में वो नाम दोहराया। अंजू, इस जगह की तरह ही एक सीधा साधा नाम। वो और पूछना चाहता था, जानना चाहता था कि उसकी माँ कौन है, वो यहाँ क्यों है, लेकिन बच्ची की आंखों में डर देखकर, जब सिमरन गुस्से में उनकी ओर आ रही थी, वो रुक गया। तुम वहां क्या कर रहे हो? चलो। मेरे जूते गंदे हो रहे हैं, सिमरन ने चिल्लाते हुए अर्जुन का हाथ जोर से खींचा। उस अजनबी औरत की डांट से अंजू सच में डर गई। उसने जल्दी से टोकरी उठाई और भाग खड़ी हुई, उसके छोटे नंगे पैर भीड़ से बचते हुए। पानी के गड्ढों को पार करते हुए नदी के किनारे की झुग्गियों की ओर जाने वाले एक कच्चे रास्ते पर दौड़ पड़े। रुको बेटी! अर्जुन ने सिमरन का हाथ इतनी जोर से झटक दिया कि वो लगभग गिर पड़ी। बिना कुछ समझाए, बिना कुछ सोचे, वो उस छोटे से साये के पीछे भागा। अपने असिस्टेंट की पुकार और अपनी मंगेतर के हैरान चेहरे को पीछे छोड़ते हुए वो वीआईपी सीईओ अब एक ऊबड़ खाबड़ मिट्टी की सड़क पर पागलों की तरह दौड़ रहा था। उसके महंगे इटालियन जूते कीचड़ में सन गए। उसका शानदार सूट उन टूटी फूटी झोपड़ियों के बीच अजीब लग रहा था। वो ऐसे दौड़ रहा था जैसे वो अपनी खोई हुई जिंदगी का पीछा कर रहा हो। रास्ता एक गरीब गीली बस्ती की ओर जाता था, जहां कचरे और गंदे पानी की बदबू आ रही थी। गरीब मजदूर जो अपने दरवाजे के बाहर जाल सिल रहे थे या सब्जियां साफ कर रहे थे, उसे उत्सुकता, संदेह और थोड़े डर से देख रहे थे। टीवी से निकला हुआ कोई अमीर आदमी समाज के इस आखिरी छोर पर क्या कर रहा था, लेकिन अर्जुन को कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखें दूर दिख रही अंजू की फटी हुई कमीज पर टिकी थीं। बच्ची एक मोड़ पर मुड़ी और पानी के किनारे बनी एक जर्जर झोपड़ी में घुस गई। झोपड़ी जंग लगी टिन की चादरों और पतली बांस की दीवारों से बनी थी, जो इतनी कमजोर लग रही थी कि तेज हवा का एक झोंका भी उसे गिरा सकता था। अर्जुन हांफता हुआ रुक गया। वो एक पुराने पेड़ के पीछे छिप गया। उसका दिल सिर्फ थकान से नहीं, बल्कि उस घबराहट से भी जोर जोर से धड़क रहा था जो उसका दम घोट रही थी। उसने तुरंत अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। एक अनजाना डर उसे रोक रहा था। डर था कि वो गलत हो सकता है, या डर था कि वो सही हो सकता है। अगर वो सच में माया थी तो वो उसका सामना कैसे करेगा? झोपड़ी के अंदर से एक सूखी, दर्द भरी खांसी की आवाज आई, जैसे किसी का सीना फट रहा हो। अंजू बेटा, आज जल्दी कैसे आ गई? सारे भुट्टे बिक गए? वो आवाज भले ही बीमारी से कमजोर हो गई थी, लेकिन वो नरम और गहरी आवाज। अर्जुन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके हाथ पेड़ के खुरदरे तने पर इतनी जोर से गड़ गए कि खून निकलने लगा। कोई गलती नहीं हो सकती, ये माया की आवाज थी। 9 साल बीत गए, वो बहुत कुछ भूल सकता था, लेकिन वो आवाज जिसने उसे सुलाया था, वो कभी नहीं भूला। वो धीरे धीरे पास गया और बांस की दीवार की एक दरार से अंदर झांका। शाम की धुंधली रोशनी में अर्जुन ने एक औरत को एक टूटी फूटी चारपाई पर लेटे हुए देखा। उसके कभी के घने काले बाल अब छोटे और बेजान थे। उसका सुंदर चेहरा, जिस पर कभी लड़के मरते थे, अब पीला और धसा हुआ था। गालों की हड्डियां कमजोरी से उभर आई थीं, लेकिन वे अब भी वही दुख भरी बादाम जैसी आंखें थीं, जो अपनी छोटी बेटी को पूरे प्यार और दर्द से देख रही थीं। अंजू ने मिट्टी से सनी भुट्टों की टोकरी को
एक टूटी फूटी मेज पर रखा। उसने ये बताने की हिम्मत नहीं की कि किसी ने उसे धक्का दे दिया था। बस सिर झुकाकर धीरे से झूठ बोला, माँ, आज किसी ने भुट्टे नहीं खरीदे। मेरे पैर बहुत दुख रहे थे, इसलिए मैं वापस आ गई। तुम दुखी मत होना। औरत ने उठने की कोशिश की, लेकिन खांसी का एक और दौरा उसे हिला गया। उसने अपनी बेटी के बालों पर हाथ फेरा। उसकी पतली नसें उभरी हुई थीं। अर्जुन ने उस हाथ को देखा और फिर उसने उसे देखा। उसकी बाईं कलाई पर एक लंबा धुंधला सा निशान। वो निशान तब लगा था जब एक बार बिजनेस की दुश्मनी में कुछ गुंडों ने उस पर हमला कर दिया था और माया ने उसे बचाने के लिए चाकू का वार अपने ऊपर ले लिया था। अर्जुन की आंखों से गरम और नमकीन आंसू बह निकले। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि सिसकी की आवाज बाहर न आए। माया, वो लड़की जिसके बारे में उसकी माँ ने कहा था कि उसने उसे धोखा देकर किसी अमीर एनआरआई से शादी कर ली है, अब यहाँ एक फटी हुई झोपड़ी में पड़ी थी जो धूप और बारिश से भी नहीं बचा सकती थी। बिना दवा के बीमार थी और उसकी छोटी बेटी को जीने के लिए भुट्टे बेचने पड़ रहे थे। कोई बात नहीं बेटा, माया ने फुसफुसाते हुए अपनी बेटी को गले लगा लिया। चावल है, हम पतली खिचड़ी बना लेंगे। कल जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं काम पर जाऊंगी और फिर नए चावल खरीद लेंगे। मैंने खा लिया, तुम खा लो। अभी अभी एक अंकल ने थोड़े से खरीदे थे तो मैंने एक छोटा सा समोसा खरीद लिया। मेरा पेट भर गया है। अंजू ने फिर झूठ बोला। उसकी मासूम आंखें अपनी मां को देख रही थीं, जबकि उसका खाली पेट शायद भूख से गुड़गुड़ा रहा था। अर्जुन को लगा जैसे हजारों सुइयां उसके दिल में चुभ रही हों। उसने उन दो बेबस इंसानों से निकलती हिम्मत और बेशुमार प्यार को देखा। उसकी दौलत, ताकत, करोड़ों के सौदे, सब कुछ इस दृश्य के सामने बेकार और सस्ता लग रहा था। वो एक घटिया आदमी था। वो रेशम में जी रहा था, शाही खाना खा रहा था, जबकि जिस औरत से वो प्यार करता था और शायद उसकी बेटी भी, वे एक कटोरी पतली खिचड़ी के लिए तरस रहे थे। ठीक उसी समय अंजू पानी लेने के लिए मुड़ी और रोशनी उसकी कलाई पर पड़ी। कोई चीज चमकी। अर्जुन ने ध्यान से देखा। वो एक पुराना, काला पड़ चुका चांदी का कड़ा था, लेकिन उसका खास डिजाइन उसने तुरंत पहचान लिया। ये वही कड़ा था जिसे उसने खुद डिजाइन करके माया को उनकी 3री सालगिरह पर तोहफे में दिया था। उस पर 2 अक्षर खुदे हुए थे, अ और म। अर्जुन का सिर चकरा गया। सारे शक दूर हो गए, सारे तर्क डह गए। एक आदमी और एक पिता की अंतरात्मा ने उसे बताया कि सच्चाई उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा क्रूर थी। वो बच्ची अंजू उसी का खून थी। माया ने उसे अमीर पति के लिए नहीं छोड़ा था। वो भागी थी, उसने सहा था। उसने अपनी पूरी जवानी इस बच्चे को पालने में कुर्बान कर दी थी। वो अंदर दौड़ना चाहता था, माँ बेटी को गले लगाना चाहता था, घुटनों पर बैठकर माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। शर्म और अपराध बोध का बोझ उसके कंधों पर इतना भारी था कि वो सड़े हुए दरवाजे से अंदर जाने के लायक नहीं था। उसे डर था कि उसके अचानक आने से माया की हालत और बिगड़ सकती थी। उसे तैयारी की जरूरत थी। उसे पिछले 9 सालों की पूरी कहानी जाननी थी। वो क्यों चली गई? उसकी मां ने झूठ क्यों बोला? उसने उसे कभी क्यों नहीं ढूंढा? अर्जुन एक एक कदम पीछे हटा, बिना कोई आवाज किए। आंसू अब भी उसके गालों पर बह रहे थे, पसीने और धूल में मिल रहे थे। वो अपनी अंतरात्मा की अदालत से भागते हुए वापस मुड़ा। बड़ी सड़क पर वापस आकर असिस्टेंट राजेश उसे घबराया हुआ ढूंढ रहा था। अर्जुन को अस्त-व्यस्त हालत में देखकर राजेश डर गया। सर, आप ठीक तो हैं? सिमरन मैडम गाड़ी में हंगामा कर रही हैं। वो तुरंत शहर वापस जाना चाहती हैं। अर्जुन ने राजेश के सवाल का जवाब नहीं दिया। वो रुका, अपनी कांपती आवाज को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। लेकिन उसकी लाल आंखें उसके अंदर के तूफान को छिपा नहीं सकीं। उसने राजेश का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आग थी, जैसे वो सामने वाले को जला देगा, और एक एक शब्द ठंडे और दृढ़ता से कहा, सुनो, मुझे परवाह नहीं कि सिमरन या कोई और क्या कह रहा है। तुरंत 2 घंटे के भीतर अपने सारे कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करो।
मुझे उस झोपड़ी में रहने वाली औरत और बच्ची की पूरी फाइल चाहिए। मुझे जानना है कि पिछले 9 सालों में उन्होंने हर दिन, हर घंटे कैसे जिया है। और उस पुरानी बात की भी पूरी जांच करो जो माँ ने कही थी कि माया ने किसी NRI से शादी कर ली है। अगर एक भी डिटेल छूटी तो मुझे दोष मत देना। राजेश अपने बॉस के इस रूप को देखकर दंग रह गया। उसने अर्जुन को कभी इतना बेकाबू नहीं देखा था। मामले की गंभीरता को समझते हुए राजेश बस सिर हिला सका। जी, मैं समझ गया सर। मैं अभी करता हूं। अर्जुन ने राजेश को छोड़ा और उस बस्ती की ओर देखा जो अंधेरे में डूब रही थी। दूर उस झोपड़ी से आती दिए की टिमटिमाती रोशनी अंधेरी रात में एक छोटी सी चिंगारी की तरह लग रही थी। वो चिंगारी उसके दिल को जला रही थी, जो एक दर्दनाक प्रायश्चित की यात्रा की शुरुआत का संकेत दे रही थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, नाखून उसकी त्वचा में धंस गए। सच्चाई, चाहे कितनी भी क्रूर क्यों ना हो, अब सामने आने वाली थी। 2 घंटे मयूर घाट के सबसे आलीशान होटल के कमरे में 2 सदियों की तरह बीते। अर्जुन मखमल की कुर्सी पर स्थिर बैठा था। उसकी आंखें खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां अंधेरे ने शांत नदी को पूरी तरह निगल लिया था। एयर कंडीशनर वाले कमरे में भी हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल था। मेज पर रखी शराब का बर्फ पिघल चुका था, लेकिन उसने एक घूंट भी नहीं लिया था। दरवाजे पर एक झिझक भरी दस्तक हुई। दरवाजा खुला और राजेश अंदर आया। उसके हाथ में एक मोटी फाइल थी। वफादार असिस्टेंट का चेहरा पीला पड़ गया था, पसीने से भीगा हुआ था, जबकि बाहर मौसम ठंडा हो चुका था। राजेश ने अपने बॉस की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। फाइल रखते हुए उसका हाथ कांप रहा था। सर, रिपोर्ट आ गई है, राजेश ने कहा। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। सब कुछ हमारी सोच से कहीं ज्यादा बुरा है। अर्जुन आगे बढ़ा और फाइल छीन ली। वो एक एक पन्ना पलटने लगा। उसकी आंखों के सामने नाचते शब्द तेज चाकुओं की तरह उसके दिल में चुभ रहे थे। कोई NRI पति नहीं था, विदेश में कोई आलिशान जिंदगी नहीं थी। रिपोर्ट में साफ लिखा था, माया, जन्म 1995, असेवाहित, पेशा दिहाड़ी मजदूर, काजू छीलना, बर्तन धोना, लॉटरी टिकट बेचना। बेटी अंजलि, घर का नाम अंजू, उम्र 8 साल, जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम खाली। फाइल में लगी चोरी छिपे खींची गई तस्वीरें एक धीमी गति की फिल्म की तरह थीं, जो अर्जुन के सामने एक दर्दनाक जिंदगी दिखा रही थीं। एक तस्वीर में गर्भवती माया एक ढाबे पर चिकनाई भरे बर्तन धो रही थी। दूसरी में वो गोद में बच्चा लिए बारिश में लॉटरी टिकट बेच रही थी। एक और में अंजू कीचड़ में सनी केकड़े पकड़ रही थी। क्यों? अर्जुन चीखा। उसकी आवाज टूट गई थी। माँ ने मुझसे क्यों कहा कि उसने मुझे धोखा दिया है? उन्होंने मुझे उसकी किसी और के साथ होटल में तस्वीरें क्यों दिखाईं? राजेश ने सिर झुका लिया। मैंने आपके घर की पुरानी नौकरानी को ढूंढ लिया। उसने बताया कि यह सब मालकिन ने तरतीब दिया था। वे तस्वीरें नकली थीं। जिस दिन माया आपको ये बताने आई थी कि वो घर की है, मालकिन ने उसे भगा दिया था। 9 साल पहले दबी हुई भयानक यादें अचानक ऐसे जाग उठीं जैसे कल ही की बात हो। अर्जुन के दिमाग में अपनी माँ गायत्री देवी, एक शक्तिशाली और दबंग महिला की छवि उभरी, जो सोफे पर बैठी ठंडे फर्श पर नोटों की गड्डी फेंक रही थी। उनके सामने माया खड़ी थी, दुबली पतली, पीली, आंखों में आंसू, लेकिन सिर ऊंचा। ये पैसा लो और अर्जुन की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। गायत्री देवी की ठंडी आवाज यादों में गूंजी। वो इस ग्रुप का इकलौता वारिस है। उसका भविष्य एक बराबर की लड़की से शादी करना है, ना कि तुम जैसी अनाथ गरीब लड़की से। ये मत सोचना कि तुम पेट में बच्चा लेकर मेरे बेटे को फंसा लोगी। अर्जुन को याद आया कि उस दिन वो काम से बाहर गया था और उसकी माँ ने काम पर ध्यान देने के बहाने उसका फोन ले लिया था। उसे नहीं पता था कि घर पर जिस लड़की से वो प्यार करता था, उसे इतना अपमान सहना पड़ रहा था। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, माया ने सिसकते हुए कहा। मैं बस अर्जुन को बताना चाहती थी कि वो पिता बनने वाला है। चुप रहो, गायत्री देवी चिल्लाई। अगर तुमने उसे एक शब्द भी बताने की हिम्मत की तो मैं कसम खाती हूं कि मैं तुम्हें इस शहर में जीने नहीं दूंगी। और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, मैं गारंटी नहीं दे सकती कि वो सुरक्षित पैदा होगा। तुम जानती हो कि हमारा परिवार कितना शक्तिशाली है।
उस क्रूर धमकी ने एक 21 साल की अकेली लड़की की हिम्मत तोड़ दी थी, अपने बच्चे की रक्षा के लिए उसके परिवार की ताकत से डरकर। माया ने चुपचाप चले जाना चुना। वो अपने साथ एक भयानक अन्याय और उसका खून लेकर इस दूर दराज के नदी किनारे के इलाके में छिपने के लिए चली गई। खटाक! अर्जुन ने मेज पर रखा गिलास दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए, ठीक उसके दिल की तरह। उसने 9 साल आलीशान जिंदगी और इस अंधे गुस्से में बिताए कि उसे धोखा मिला है, और आज उसे एहसास हुआ कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ था। उसने जिस औरत से सबसे ज्यादा प्यार किया, उसे एक शिकार हुए जानवर की तरह जीने दिया और अपनी बेटी, अपने खानदान के खून को लोगों से एक एक भुट्टा खरीदने की भीख मांगने दिया। उस रात अर्जुन सोया नहीं। वो कमरे के एक कोने में सिकुड़ कर बैठा रहा, फाइल में लगी माया की थकी हुई तस्वीर को घूरता रहा। एक मर्द के आंसू चुपचाप गिरते रहे। उसकी शर्ट भीग गई। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें नदी पर पड़ीं, अर्जुन उस कच्ची सड़क पर था जो बस्ती की ओर जाती थी। उसने कार या सूट नहीं पहना था। उसने एक साधारण सफेद शर्ट पहन रखी थी और उसके हाथों में दूध, बिस्कुट, दवाइयां और एक महंगी गुड़िया के थैले थे, जिसे खरीदने के लिए उसने राजेश को रात में सैकड़ों किलोमीटर दूर भेजा था। वो तुरंत भरपाई करना चाहता था। वो इस भयानक दशक के खालीपन को पैसे और देर से आई परवाह से भरना चाहता था। झोपड़ी के सामने पहुंचकर जो दृश्य उसने देखा, उससे वो रुक गया। माया पास के एक सार्वजनिक नल पर बैठी कपड़ों का एक बड़ा ढेर धो रही थी, जो उसने दूसरों से धुलाई के लिए लिए थे। वे हाथ जिनकी उसने कभी तारीफ की थी, अब खराब साबुन के पानी में डूबे रहने के कारण लाल और फटे हुए थे। माया, अर्जुन ने पुकारा। उसकी आवाज हवा में खो गई। माया चौंक गई। उसके हाथ से ब्रश पानी में गिर गया। उसने ऊपर देखा और उस आदमी को अपने सामने एक भूत की तरह खड़ा पाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, डर, दर्द और थोड़ी कमजोरी के बीच झूल रही थीं, जिसे वो छिपा नहीं सकी। लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और खड़ी हो गई। अपने गीले हाथों को अपनी पुरानी साड़ी से पोंछा। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज एक कांटेदार दीवार खड़ी कर रही थी। ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, वापस जाओ। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा, तोहफों के थैले आगे करते हुए। उसकी आंखों में विनती थी। मैं बच्चे के लिए कुछ सामान लाया हूं। मुझे सब सच पता चल गया है। माया, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। सच? माया फीकी हंसी हंसी। कौन सा सच? सच ये है कि मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है कि कुछ दूध के डिब्बे और गुड़िया लाकर तुम 9 साल की भरपाई कर सकते हो? वापस जाओ। इससे पहले कि तुम्हारी होने वाली पत्नी तुम्हें देख ले, वो आकर मेरी और मेरी बेटी की इस झोपड़ी को भी तोड़ देगी। वो बच्ची मेरी है ना? अर्जुन अब खुद को रोक नहीं सका। उसने पूछा। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। उसकी आंखें। वे झूठ नहीं बोल सकती। माया एक पल के लिए रुक गई, फिर वो घबराहट में चिल्लाई। नहीं, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। मेरे पति की मौत हो गई। वो मेरे पति की बेटी है। तुम झूठा दावा मत करो। चले जाओ यहां से, तुरंत चले जाओ। उसने पास में रखी एक झाड़ू उठाई और उसकी ओर बेतहाशा घुमाने लगी। झाड़ू के वार तेज नहीं थे, लेकिन वे अर्जुन के आत्मसम्मान और पछतावे पर जोर से लगे। वो उससे नफरत के कारण नहीं मार रही थी, वो डर के कारण मार रही थी। उसे डर था कि वो उसकी बेटी को छीन लेगा, जो उसकी एकमात्र संपत्ति और जीने का कारण थी। उसे डर था कि उसका शक्तिशाली परिवार एक बार फिर उसकी पहले से ही नाजुक जिंदगी को कुचल देगा। माया, मेरी बात सुनो। अर्जुन ने झाड़ू के वारों की परवाह किए बिना पास आने की कोशिश की, जिससे उसकी सफेद शर्ट गंदी हो गई। मैं नहीं सुनूंगी। तुम एक घटिया इंसान हो। तुम्हारी माँ एक दुष्ट औरत है। तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो। माया चीखी। आंसू बह रहे थे। खांसी का एक जोरदार दौरा उसे झुका गया। उसका चेहरा लाल हो गया और सांसें दर्द से अटकने लगीं। माया को इतना उत्तेजित देखकर अर्जुन डर गया और पीछे हट गया। वो जानता था कि वो इस समय उस पर दबाव नहीं डाल सकता। उसने हार मानने का इशारा करते हुए हाथ ऊपर उठाए। ठीक है, ठीक है।
मैं जा रहा हूं, तुम शांत हो जाओ, अपनी सेहत का ध्यान रखो। मैं सामान यहीं छोड़ रहा हूं, मैं तुरंत जा रहा हूं। उसने तोहफों के थैले गीली जमीन पर रखे, उसे एक दर्द भरी नजर से देखा और वापस मुड़ गया। लेकिन वो वापस नहीं गया। अर्जुन लगभग 50 मीटर दूर केली के पेड़ों के एक घने झुरमुट के पीछे चला गया, जहां से वो माया को निखे बिना झोपड़ी पर नजर रख सकता था। वो वहां चिलचिलाती धूप में खड़ा रहा, पसीने से उसकी पीठ भीग गई, मच्छरों के काटने की परवाह किए बिना। वो इंतजार कर रहा था। उसे एक और पुख्ता सबूत की जरूरत थी, एक ऐसा जुड़ाव जिसे माया नकार नहीं सकती थी। दोपहर के करीब अंजू का छोटा सा साया सड़क पर दिखाई दिया। वो स्कूल से पैदल लौट रही थी। उसका पुराना बस्ता उसकी पीठ पर बहुत बड़ा लग रहा था। और वो खुशी से सड़क पर फुदक रही थी। अर्जुन ने सांस रोक कर देखा। अंजू उसके छोड़े हुए तोहफों के ढेर के पास रुकी। उसने उत्सुकता से देखा, लेकिन उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की। फिर वो घर के अंदर भागी। और थोड़ी देर बाद एक लोटे में पानी लेकर पैर धोने के लिए बाहर आई। अर्जुन खुद को रोक नहीं सका और छिपने की जगह से बाहर आ गया। अंजू। बच्ची चौंक कर मुड़ी। कल वाले अमीर अंकल को देखकर वो थोड़ा पीछे हटी, लेकिन अपनी उत्सुकता नहीं छिपा सकी। आज वो गुस्सैल औरत उनके साथ नहीं थी और अंकल भी नरम लग रहे थे। जिस तरह से अंकल उसे देख रहे थे वो बहुत अजीब और उबुन था। अंकल, आप वापस नहीं गए? बच्ची ने धीरे से पूछा। अर्जुन एक घुटने पर बैठ गया ताकि उसकी आंखें बच्ची के बराबर आ जाएं। वो मुस्कुराया, आंसू रोकने की कोशिश में एक अधूरी मुस्कान। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं कल के लिए माफी मांगना चाहता था। अंजू ने आंखें झपकाईं और फिर सिर हिलाया। कोई बात नहीं अंकल, मां कहती है कि अमीर लोग थोड़े अजीब होते हैं। हम गरीबों को उनसे दूर रहना चाहिए, वरना वे हमें मारेंगे। उस मासूमियत भरी बात ने अर्जुन के दिल पर नमक छिड़क दिया। उसने उसके बालों पर हाथ फेरने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन डर गया कि बच्ची डर जाएगी। उसकी नजर गलती से अंजू की बाईं कलाई पर पड़ी। दोपहर की तेज धूप में काला पड़ चुका चांदी का कड़ा अजीब तरह से चमक रहा था। अंजू, अर्जुन ने कड़े की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज गहन गई। ये कड़ा बहुत सुंदर है। ये तुम्हें किसने दिया? अंजू गर्व से मुस्कुराई। ये मेरे पापा का है। मां कहती है कि पापा बहुत दूर विदेश में काम करते हैं। उन्होंने ये कड़ा मेरे लिए तब भेजा था जब मैं पैदा हुई थी। मां ने कहा है कि मुझे इसे हमेशा पहने रहना है, कभी नहीं उतारना। जब ये कड़ा चमकने लगेगा तो पापा हम दोनों को लेने वापस आ जाएंगे। उसने अपनी पतली बाह अर्जुन के सामने की और कड़े पर खुदे 2 अक्षरों की ओर इशारा किया जो घिस चुके थे। देख रहे हैं अंकल, अ और म। मां कहती है अ पापा का नाम है और म मां का। पापा मां और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अर्जुन के चारों ओर की दुनिया जैसे ढह गई। माया ने उससे झूठ बोला था। उसने झूठ बोला था कि वो उससे नफरत करती है। झूठ बोला था कि बच्ची किसी और की है। लेकिन पिछले 9 सालों से वो अपनी बेटी के दिमाग में एक शानदार पिता की छवि बना रही थी। एक ऐसा पिता जो अपने परिवार से प्यार करता है और दूर काम कर रहा है, ना कि एक घटिया आदमी जिसने उन्हें छोड़ दिया था। उसने उनके प्यार की एकमात्र निशानी को बचा कर रखा था। उसे अपनी बेटी को एक ताबीज की तरह दिया था और शायद अपने दिल में एक छोटी सी उम्मीद भी पाली थी। अ और मां, अर्जुन और माया। अर्जुन ने अपनी सिसकी छिपाने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया। वो सब समझ गया था। उसके लिए उसका प्यार कभी नहीं मरा था। ये बस अपमान और गरीबी की राख के नीचे दब गया था। वो उसे जितना दूर भगा रही थी, उतना ही साबित कर रही थी कि वो अभी भी उससे प्यार करती है। अंकल, क्या हुआ? आप रो रहे हैं? अंजू ने मासूमियत से सिर झुकाकर पूछा। उसका छोटा सा हाथ डरते हुए उसकी शर्ट पर रखा। नहीं, कुछ नहीं, मेरी आंख में कुछ चला गया था, अर्जुन ने मुड़कर कहा। आंसू बहने के बावजूद मुस्कुराने की कोशिश की। कड़ा बहुत सुंदर है। तुम्हारे पापा जरूर जल्दी वापस आएंगे, बहुत जल्दी। वो खड़ा हो गया। ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। डर था कि माया देख लेगी और बच्ची को मना कर देगी।
ये तोहफा अपनी माँ के लिए अंदर ले जाओ। माँ से कहना कि अंकल ने माफी मांगी है। अंजू को तोहफे ले जाते देख अर्जुन ने खुद से वादा किया कि चाहे उसे अपनी सारी दौलत क्यों न गंवानी पड़े, वो माँ बेटी को इस नरक से बाहर निकालेगा। लेकिन वो जानता था कि इस समय पैसा हर ताले की चाबी नहीं है। माया के दिल का दरवाजा बंद हो चुका था और उसे खोलने की चाबी सिर्फ ईमानदारी और समय हो सकती थी। 5 सितारा होटल में वापस जाने के बजाय अर्जुन ने राजेश को फेरी घाट के पास एक छोटे से कस्बे में सबसे साधारण गेस्ट हाउस खोजने के लिए कहा। उसने 150 रुपए प्रति रात का एक जर्जर कमरा किराए पर लिया, जहां केवल एक पंखा और सीलन की गंध थी। आप पागल हो गए हैं सर? राजेश ने अपने बॉस को रंगीन चादर वाले बिस्तर पर बैठे देखकर कहा, आप सच में यहां रहेंगे? सिमरन मैडम शहर से लगातार फोन कर रही हैं। फोन बंद कर दो, अर्जुन ने कहा। उसकी आंखें अभी भी फोन में अंजू की तस्वीर पर टिकी थीं। उसे बताओ कि मैं जमीन के एक विवाद में फंस गया हूं। कुछ दिन लगेंगे। उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं माया और बच्चे के पास हूं। लेकिन अर्जुन ने एक औरत की अंतर्ज्ञान को कम आंका था, खासकर सिमरन जैसी शातिर औरत को। सिमरन ने अपना नया फोन सोफे पर फेंक दिया। वो अपने आलीशान कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। अर्जुन की असामान्य अनुपस्थिति, राजेश का गोलमोल जवाब और खासकर कल उस भुट्टे वाली लड़की को देखते समय अर्जुन की खोई हुई नजर ने उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी थी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो अर्जुन? सिमरन ने बुदबुदाया। उसकी पैनी आंखें हिसाब किताब में लगी थीं। वो अर्जुन से इतना प्यार नहीं करती थी कि ईर्ष्या करे, लेकिन उसे सीईओ की पत्नी की कुर्सी और इस शादी से मिलने वाली अकूत संपत्ति से प्यार था। जो कोई भी या जो कुछ भी उस पद के लिए खतरा बनता, उसे हटाना ही था। उसने एक अनाम नंबर पर फोन मिलाया। हेलो जासूस, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। तुरंत मयूर घाट जाओ और अर्जुन का पीछा करो। मुझे जानना है कि वो किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ है। तस्वीरें मिलें तो और भी अच्छा। पैसे की कोई समस्या नहीं है, लेकिन काम जल्दी और चुपचाप होना चाहिए। फोन बंद करके सिमरन ने एक ग्लास रेड वाइन डाली। एक बड़ा तूफान शहर से चुपचाप बन रहा था, जो शांत ग्रामीण इलाके पर कहर बरपाने के लिए तैयार था और उस छोटे से परिवार के पुनर्मिलन की नाजुक उम्मीद को खत्म करने की धमकी दे रहा था, जबकि षड्यंत्रों का अंधेरा छा रहा था। मयूर घाट में सुबह की धूप एक नई और अजीब शुरुआत लेकर आई। अर्जुन, जो करोड़ों के सौदों पर हस्ताक्षर करने का आदी था, अब एक बिल्कुल नए और कहीं ज्यादा मुश्किल अभियान में लगा हुआ था, पिता बनने का अभियान। अर्जुन जानता था कि माया सुबह से देर रात तक काम करती है। ये समय अंजू के पास जाने का सुनहरा मौका था, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि 9 साल की दूरी सिर्फ पैसे से नहीं भरी जा सकती। उस सुबह अर्जुन एक बड़े तोहफे के डिब्बे के साथ झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा, जिसमें एक सीमित संस्करण की बारबी गुड़िया थी। उसने सोचा कि अंजू खुशी से चिल्लाएगी और उसे गले लगा लेगी। ये तुम्हारे लिए है, अर्जुन ने उम्मीद भरी मुस्कान के साथ डिब्बा आगे बढ़ाया। अंजू, जो अपने कुत्ते के साथ खेल रही थी, ने उस अजीब खिलौने को देखा। उसने डिब्बा ले लिया, लेकिन उसे खोलने के बजाय वो उसे देखने लगी। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। ये गुड़िया बहुत सुंदर है, उसने कहा, लेकिन फिर झिझकते हुए बोली, लेकिन इसके पास चप्पल नहीं है क्या अंकल? नंगे पैर चलने में बहुत दर्द होता है। अर्जुन हैरान रह गया। उसने अपनी बेटी के नंगे फटे हुए पैरों को देखा। उसकी चप्पल कल टूट गई थी, जिसे एक जंग लगी तार से जोड़ा गया था। एक कड़वी भावना उसके गले में अटक गई। उसने अपनी बेटी के लिए एक ऐसा खिलौना खरीदा था जिसकी कीमत उनके साल भर के खाने के बराबर थी, लेकिन वो ये भूल गया था कि उसकी बेटी को स्कूल जाने के लिए एक सही सलामत चप्पल की जरूरत थी। दोपहर में अर्जुन एक बड़ा पिज्जा लेकर आया, ये सोचकर कि यह सबसे स्वादिष्ट चीज होगी जो बच्ची ने कभी चखी होगी। लेकिन अंजू ने सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा खाया और फिर मुंह बनाकर उसे थूक दिया। ये बहुत भारी है अंकल, मैं ये नहीं खा सकती। उसने ईमानदारी से पिज्जा वापस धकेल दिया। मुझे तो मीट करी और चावल खाने का मन है। माँ बहुत अच्छी मीट करी बनाती है। लेकिन बहुत समय से हमारे पास मीट खरीदने के पैसे नहीं हैं,
अर्जुन जमीन पर बैठ गया और ठंडे पिज्जा और कोने में पड़ी गुड़िया को देखने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपनी बेटी की अभावग्रस्त जिंदगी पर अपने आलीशान मानक थोप रहा था। अंजू को इन दिखावटी चीजों की जरूरत नहीं थी। उसे समझ और जीने के लिए जरूरी चीजों की जरूरत थी। अपनी महंगी शर्ट उतारकर अर्जुन ने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं। उसने छत पर चढ़ने का फैसला किया, जहां से बारिश का पानी उनके बिस्तर पर टपकता था। वो अनाड़ीपन से हथौड़ा चला रहा था। अपनी उंगली पर ज्यादा और कील पर कम मार रहा था, लेकिन हर बार जब वो नीचे देखता और अंजू को प्रशंसा से उसे घूरते हुए पाता तो उसका दर्द गायब हो जाता। अंकल, ध्यान से, गिर जाओगे तो चोट लगेगी। बच्ची की आवाज ने उसके दिल को गर्म कर दिया। 3 घंटे की मशक्कत के बाद छत ठीक हो गई। अर्जुन नीचे उतरा। धूल और मकड़ी के जालों से सना हुआ, लेकिन वो करोड़ों के सौदे पर हस्ताक्षर करने से भी ज्यादा खुश था। अंजू एक पुराना तौलिया और एक लोटा ठंडा पानी लेकर आई। अंकल, मुंह धो लो, आप बहुत अच्छे हो, अब बिस्तर गीला होने का डर नहीं है। अर्जुन ने तौलिया लिया। सस्ते साबुन की महक किसी भी परफ्यूम से ज्यादा अच्छी लग रही थी। पिता और बेटी के बीच की अदृश्य दूरी थोड़ी कम हो गई थी। उस शाम जब माया लौटी तो वो हैरान रह गई। झोपड़ी की छत ठीक हो चुकी थी और मेज पर मीट करी, सब्जी और चावल का एक पूरा खाना रखा था। अंजू अर्जुन के बगल में बैठी चहक रही थी और वो हंस रहा था। ये वही पारिवारिक दृश्य था जिसका उसने कभी सपना देखा था, लेकिन अब जब ये उसके सामने था तो वो डर गई। तुम अभी तक गए नहीं? माया ने कांपती आवाज में पूछा। माँ, देखो, अंकल ने हमारी छत ठीक कर दी। उन्होंने मीट करी भी बनाई है। चलो खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। माया ने अपनी बेटी की भूखी आंखों को देखा और उसका दिल पिघल गया। वो अर्जुन को भगाना चाहती थी, लेकिन उसके सूजे हुए हाथ और अपनी बेटी की मुस्कान देखकर वो ऐसा नहीं कर सकी। ठीक है, उसने एक लंबी सांस ली। तुम भी खा लो। खाना एक अजीब खामोशी में हुआ। अर्जुन ने माया का ध्यान खींचने की कोशिश की। ये मीट करी मैंने उसी तरह बनाई है जैसे तुमने मुझे सिखाया था, तुम्हें याद है? माया की पकड़ ढीली पड़ गई। उसे कॉलेज के वो दिन याद आ गए जब वो अर्जुन को खाना बनाना सिखाती थी। मैं भूल गई, उसने कोल्डली जवाब दिया, लेकिन उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। पुरानी बातें याद करके क्या फायदा? मैं नहीं भूला, अर्जुन ने जोर देकर कहा। कभी नहीं। माया, मुझे पता है मैं गलत था। मुझे एक मौका दो भरपाई करने का। मैं बस अंजू का ख्याल रखना चाहता हूं। एक पिता की जिम्मेदारी निभाना चाहता हूं। माया ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। जिम्मेदारी? पिछले 9 सालों से तुम कहां थे? जब मेरी बेटी को बुखार था, तुम कहां थे? जब लोग उसे नाजायज कहते थे, तुम कहां थे? अब तुम कुछ पैसे फेंककर और छत ठीक करके पिता बनने का दावा कर रहे हो। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसके हर शब्द को स्वीकार करते हुए, मुझे पता है, उसने फुसफुसाया, लेकिन कृपया अंजू को और दुख मत सहने दो। उसे एक बेहतर जिंदगी का हक है। ये बात माया के सबसे कमजोर हिस्से पर लगी। वो अपनी बेटी को देख रही थी और उसका दिल दर्द से भर गया। वो खुद दुख सह सकती थी, लेकिन उसे अपनी बेटी को गरीबी में रखने का क्या हक था? बाहर केले के झुरमुट के पीछे एक जासूस ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। तस्वीरें सिमरन के फोन पर भेजी गईं। खटाक, फोन फर्श पर टूट गया, लेकिन उस खुशहाल परिवार की तस्वीर अभी भी चमक रही थी। सिमरन गुस्से से पागल हो गई। उसने बदला लेने का फैसला किया। उसने एक स्थानीय गुंडे शंकर दादा को फोन किया। हेलो, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बदलने का मौका दूंगी। सिमरन ने कहा, मुझे 5 लाख रुपए के लिए एक काम चाहिए। 5 लाख? मुझे किसे मारना है? मारना नहीं है, तुम्हें एक नाटक करना है। कल माया की झोपड़ी में जाओ और उसके पति होने का नाटक करो। एक शराबी, जुआरी, हिंसक पति। जितना बुरा हो सके उतना अच्छा। मैं चाहती हूं कि वहां जो आदमी है वो उस परिवार का सबसे घिनौना रूप देखे। माया? अरे ये तो आसान है। शंकर हंसा। चिंता मत करो, मैं इतना अच्छा अभिनय करूंगा कि उसे भी लगेगा कि मैं उसका असली पति हूं। याद रखना, उसे ये विश्वास दिलाना है कि वो औरत चरित्रहीन है। तुमसे पैसे लेकर अपने आशिक को देती है,
उसे इतना घिनौना महसूस कराओ कि वो चला जाए। फोन बंद करके सिमरन मुस्कुराई। ये एक उत्तम योजना थी। वो जानती थी कि अर्जुन का कमजोर पक्ष उसका आत्मसम्मान और धोखे का डर था। उस रात अर्जुन खुशी से झोपड़ी से निकला। उसने अंजू से वादा किया कि वो उसे अगले दिन वाटर पार्क ले जाएगा। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह एक भयानक दुस्वप्न उसका इंतजार कर रहा था, जो उसकी खुशी को निगलने के लिए तैयार था। अगली सुबह अर्जुन एक नई टी-शर्ट और अंजू के लिए एक स्विमसूट लेकर खुशी खुशी बस्ती की ओर चला। लेकिन जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचा, उसका दिल बैठ गया। अंदर से टूटने, चिल्लाने और रोने की आवाजें आ रही थीं। वो अंदर भागा और जो देखा उससे उसका खून जम गया। शंकर दादा एक नंगा बदन गुंडा मेज पर पैर रखकर बैठा था और माया को बालों से पकड़कर चिल्ला रहा था। पैसे कहाँ हैं कुतिया? कल उस अमीर आदमी ने तुझे कितने पैसे दिए? तू वो पैसे अपने आशिक पर लुटाएगी? माया रो रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी। शंकर ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने सच बताया तो वो अंजू को बेच देगा। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए वो चुपचाप अपमान सह रही थी। तो ये वजह है कि तुम मुझे हमेशा दूर भगाती थी। अर्जुन की ठंडी कांपती आवाज गूंजी। शंकर ने अर्जुन को देखकर व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। आओ। सेठ, अपनी प्रेमिका से मिलने आए हो? माफ करना, हम पति पत्नी थोड़ा हिसाब किताब कर रहे थे। सुना है तुम बड़े दानी हो, मुझे भी कुछ शराब के लिए दे दो। अर्जुन ने माया की ओर देखा, एक इनकार की उम्मीद में। लेकिन वो बस सिर झुकाए रोती रही। उसकी चुप्पी ने अर्जुन के दिल में बचे हुए विश्वास को भी तोड़ दिया। ठीक उसी समय सिमरन वहां पहुंची, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। देखा तुमने? अर्जुन, उसने नकली हमदर्दी से कहा, मैंने तुम्हें बताया था, ये औरत शादीशुदा है, इसका पति ये गुंडा है, ये सिर्फ तुमसे पैसे ऐंठ ली थी। अर्जुन को लगा जैसे उसका सीना फट जाएगा। वो एक बार फिर गलत था। वो एक हीरो बनने आया था, लेकिन वो एक सस्ते नाटक में एक मूर्ख बन गया था। मैं कितना बेवकूफ था कि मैंने तुम पर विश्वास किया। अर्जुन ने फुसफुसाया और मुड़कर चला गया। सिमरन विजयी मुस्कान के साथ उसके पीछे गई। माया जमीन पर गिरकर रोने लगी। वो उसके पीछे भागना चाहती थी, लेकिन शंकर ने चाकू दिखाकर उसे रोक दिया। अर्जुन ने अपनी बाइक स्टार्ट की और गुस्से में चला गया, अपने पीछे एक टूटा हुआ दिल छोड़कर। लेकिन दूर से अंजू स्कूल से लौट रही थी। उसने अर्जुन को तेजी से जाते हुए और अपनी मां को एक अजनबी के साथ रोते हुए देखा। बिना सोचे समझे वो अपनी पूरी ताकत से अर्जुन की बाइक के पीछे भागी। अंकल रुको, अंकल। उसकी पतली आवाज हवा में खो गई। अर्जुन दुख में इतना डूबा हुआ था कि उसने कुछ नहीं सुना। अंजू दौड़ती रही। उसके नंगे पैर पत्थरों और कांटों पर कट रहे थे, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसके घुटने छिल गए, लेकिन वो फिर उठी और दौड़ने लगी। रोते रोते उसकी आवाज बैठ गई। अर्जुन ने शीशे में एक छोटे से बिंदु को गिरते और फिर उठते हुए देखा। उसका दिल बैठ गया। वो अंजू थी। उसका दिमाग कह रहा था चले जाओ, लेकिन उसका दिल उसे एक बच्चे को इस तरह नहीं छोड़ने दे रहा था, खासकर जब उस बच्चे की आंखें बिल्कुल उसी की तरह थी। उसने बाइक घुमाई। सिमरन ने उसे रोकने की कोशिश की। पागल मत बनो, वो झूठ बोल रही है। चुप रहो। अर्जुन दहाड़ा। उसकी आंखों में नफरत थी। अगर तुमने उसकी मां या उसके बारे में एक और शब्द कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि हमारे बीच कोई रिश्ता था। वो अंजू के पास पहुंचा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अंकल मत जाओ, वो सिसक रही थी। वो आदमी, वो माँ को मार रहा है। वो बुरा आदमी है। वो तुम्हारा पिता नहीं है? अर्जुन ने पूछा। अंजू ने सिर हिलाया। नहीं, वो शंकर दादा है। वो लोगों से पैसे वसूलता है। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। उसने माँ से पैसे मांगे हैं। अंकल, माँ को बचा लो। सच्चाई एक बम की तरह अर्जुन के दिमाग में फटी। ये सब एक जाल था, सिमरन का एक घिनौना जाल। गुस्सा उसके अंदर उबल पड़ा। उसने लगभग अपनी पत्नी और बच्चे को शैतानों के हाथ में छोड़ दिया था। चुप हो जाओ बेटा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी माँ को बचाने जा रहा हूं। वो अंजू को लेकर वापस झोपड़ी की ओर भागा। शंकर ने अर्जुन को गुस्से में वापस आते देखा तो डर गया। वो चाकू फेंककर पिछले दरवाजे से भाग गया,
चिल्लाते हुए, तुम दोनों याद रखना, आज रात मैं इस झोपड़ी को पूरे इलाके में सबसे रोशन बना दूंगा। अर्जुन ने उसका पीछा नहीं किया। वो वापस मुड़ा और देखा कि माया और अंजू एक दूसरे से लिपटे कांप रहे हैं। वो उनके पास घुटनों पर बैठ गया और दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। इस बार माया ने उसे नहीं हटाया। वो उसके कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी, जैसे सालों का दर्द बाहर निकाल रही हो। मुझे माफ कर दो। मैं देर से आया, अर्जुन ने फुसफुसाया। उसके आंसू उसकी बेटी के बालों पर गिर रहे थे। दूर सिमरन अपनी कार से ये सब देख रही थी। उसकी योजना बुरी तरह विफल हो गई थी। ठीक है, वो बुदबुदाई। उसका चेहरा पागलपन से विकृत हो गया था। तुम साथ रहना चाहते हो? मैं तुम्हें नरक में एक साथ भेजूंगी। उसने एक ठेकेदार ज्वाला सिंह को फोन किया, जो उसके क्रूर तरीकों के लिए जाना जाता था। ज्वाला, मुझे आज रात मयूर घाट में नदी के किनारे की वो जमीन समतल चाहिए। हाँ, आज रात। अंदर लोग हैं और भी अच्छा। इसे एक दुर्घटना की तरह दिखा देना, मैं बाकी सब संभाल लूंगी। फोन बंद करके उसने आसमान की ओर देखा, जहां काले बादल एक भयानक तूफान का संकेत दे रहे थे, जो उस गरीब गांव पर एक ऐसी तबाही लाने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस रात मयूर घाट पर प्रकृति का कहर टूटा। हवा साएं साएं कर रही थी और बारिश मूसलाधार हो रही थी। आधी रात के करीब जब पूरा गांव सो रहा था, दो बड़े बुलडोजर कीचड़ भरी सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके साथ काले रेनकोट पहने कुछ लोग थे, जिनके हाथों में लाठियां और पेट्रोल की बोतलें थी। शंकर दादा भी उनमें था, बदला लेने के लिए वापस आया था। ज्वाला भाई का आदेश है, वो चिल्लाया, सब कुछ जला दो, जो बाहर ना निकले उसे भी भून दो। उन्होंने पेट्रोल की बोतलों में आग लगाकर झोंपड़ी पर फेंकना शुरू कर दिया। सूखी झोंपड़ी ने तुरंत आग पकड़ ली और कुछ ही सेकंडों में एक विशाल मशाल में बदल गई। अंदर माया और अंजू धुएं और गर्मी से जागे। चारों तरफ आग की लपटें थीं। अंजू, उठो बेटा, आग लग गई है। माया चिल्लाई। उसने एक कंबल को पानी में भिगोकर अपनी बेटी पर डाला। वो मुख्य दरवाजे की ओर भागी, लेकिन एक जलती हुई लकड़ी ने रास्ता रोक दिया। पीछे के दरवाजे से वो चिल्लाई, लेकिन फिर उसे बिस्तर के नीचे रखा एक लोहे का बक्सा याद आया। उसमें अंजू का जन्म प्रमाण पत्र, उसके माता पिता की तस्वीरें और अर्जुन के पुराने खत थे। तुम बाहर जाओ, मैं ये लेकर आती हूं। माया ने अंजू को धक्का दिया और खुद आग में कूद गई। मां, नहीं! अंजू चीखी। कस्बे में अर्जुन बेचैन था। उसे एक बहुत बुरा एहसास हो रहा था। उसने बालकनी से मयूर घाट की ओर देखा और आसमान में एक अजीब लाल चमक देखी। आग। वो चिल्लाया और अपनी कार की चाबी लेकर पागलों की तरह भागा। जब वो पहुंचा तो झोपड़ी पूरी तरह से आग की लपटों में घिरी हुई थी और एक बुलडोजर उसे गिराने के लिए तैयार था। उसने अपनी कार गुंडों की भीड़ में घुसा दी और बाहर कूद पड़ा। माया, अंजू! वो चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी आग के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। बचाओ, मां को बचाओ! अर्जुन ने देखा कि अंजू दरवाजे के पास खड़ी है और अंदर फंसी अपनी बेहोश मां को खींचने की कोशिश कर रही है। माया का पैर एक गिरी हुई अलमारी के नीचे फंसा था। रुको! अर्जुन बुलडोजर चालक पर चिल्लाया, लेकिन उसने नहीं सुना। बुलडोजर का पंजा नीचे आने लगा। बिना सोचे समझे अर्जुन आग में कूद गया। उसने अपनी पूरी ताकत से अलमारी उठाई और माया को छुड़ाया। उसने बेहोश माया को एक कंधे पर उठाया और अंजू को दूसरी बाह में पकड़ लिया। तभी छत गिरने लगी। एक बड़ी जलती हुई लकड़ी सीधे उन तीनों के ऊपर गिरने वाली थी। भागने का कोई रास्ता नहीं था। उस जीवन मृत्यु के क्षण में अर्जुन ने माया और अंजू को एक सुरक्षित कोने में धकेल दिया और खुद उनकी ढाल बनकर उनके ऊपर लेट गया। जलती हुई लकड़ी उसकी पीठ पर गिरी। उसे असहनीय दर्द हुआ, जैसे उसकी रीढ़ में पिघला हुआ लावा डाल दिया गया हो। लेकिन वो चिल्लाया नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत से एक मेहराब बनाई, जो उसकी पत्नी और बेटी को पूरी तरह से बचा रही थी। डरो मत, उसने अपनी कांपती बेटी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। पापा यहाँ है, पापा! वो शब्द अंजू के दिल से निकला। जाओ, अर्जुन ने फुसफुसाया। अपनी आखिरी ताकत से लकड़ी को हटाकर एक छोटा सा रास्ता बनाया। मां को लेकर भागो।
बाहर पुलिस और फायर ब्रिगेड के सायरन गूंजने लगे। गुंडे भाग गए। अग्निशामकों ने 3 लोगों को मलबे के नीचे पाया। अर्जुन बेहोश था। लेकिन उसके हाथ अभी भी सुरक्षात्मक मुद्रा में फैले हुए थे। उसकी पीठ बुरी तरह जल गई थी। माया को होश आया और उसने अर्जुन को स्ट्रेचर पर देखा और फिर से बेहोश हो गई। अंजू, जो सबसे कम घायल थी, अपने पिता का जला हुआ हाथ पकड़कर रोती रही। पापा, मरो मत, आपने मुझे वाटर पार्क ले जाने का वादा किया था। एम्बुलेंस उन्हें लेकर चली गई। दूर राजेश एक पुलिस अधिकारी के साथ खड़ा था। उसके फोन में सिमरन के खिलाफ सबूत रिकॉर्ड हो चुका था। उन सबको पकड़ लो, उसने कहा, और सिमरन नाम की उस औरत को भी। इस बार उसे कोई नहीं बचा सकता। अस्पताल के आपातकालीन कक्ष के बाहर माया फर्श पर बैठी थी। उसकी आंखें बंद दरवाजे पर टिकी थीं। अंजू उसकी गोद में सो रही थी। उसी समय सिमरन को उसके आलीशान घर से गिरफ्तार किया जा रहा था। राजेश ने पुलिस को वो रिकॉर्डिंग दी थी जिसमें वो ज्वाला को झोपड़ी जलाने का आदेश दे रही थी। उसका घमंड और शान एक पल में खत्म हो गए। अस्पताल में डॉक्टर बाहर आए। मरीज की पीठ और कंधे पर 3rd डिग्री बर्न है, लेकिन ऑपरेशन सफल रहा। वो खतरे से बाहर है। माया खुशी से रो पड़ी। तभी अर्जुन की मां गायत्री देवी घबराई हुई वहां पहुंची। उन्होंने माया को देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम मेरे बेटे को क्यों नहीं छोड़ती? लेकिन राजेश ने उन्हें रोका और एक डीएनए रिपोर्ट उनके हाथ में थमा दी। 99% गायत्री देवी के हाथ से रिपोर्ट गिर गई। उन्होंने अंजू को देखा, जिसकी आंखें और नाक बिल्कुल अर्जुन की तरह थीं। वो उनका पोता था। अगर आज अर्जुन ना होता, राजेश ने कहा, तो आपने अपना बेटा और पोता दोनों खो दिए होते। वो अपनी जान देकर अपनी गलती सुधारना चाहता था। गायत्री देवी अपने घुटनों पर गिर पड़ी और रोने लगीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अंजू ने डरते हुए उनके पास जाकर कहा, दादी, रो मत, पापा बहुत बहादुर हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। उस मासूमियत ने गायत्री देवी के दिल को पिघला दिया। उन्होंने अपनी पोती को गले लगा लिया और माफी मांगी। 3 दिन बाद अर्जुन को होश आया। उसने सबसे पहले माया को देखा, जो कई रातों से जागी हुई थी। अंजू कहाँ है? उसने पूछा। वो दादी के साथ सो रही है। माया मुस्कुराई। तुम्हारी माँ बदल गई हैं। अर्जुन ने अपनी माँ को अंजू का हाथ पकड़े सोते हुए देखा और उसके दिल में एक गर्मजोशी भर गई। माया, उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मेरी पीठ पर यह निशान बहुत बदसूरत लगेगा। माया ने सिर हिलाया। उसके आंसू अर्जुन के सीने पर गिरे। नहीं, उसने कहा, हम माँ बेटी के लिए ये दुनिया का सबसे खूबसूरत निशान है। ये एक महान पिता का पदक है। 6 महीने बाद शहर के बाहर एक शांत जगह पर एक नया घर था। अर्जुन, जिसकी त्वचा अब धूप से सांवली हो गई थी, एक झूला ठीक कर रहा था। उसकी पीठ पर भयानक निशान थे, लेकिन वो उन्हें गर्व से दिखाता था। माया सब्जियां काट रही थी। उसके चेहरे पर खुशी थी। गायत्री देवी, जो अब अपनी कंपनी दूसरों को सौंप चुकी थी, बगीचे में काम कर रही थी। पापा, देखो। अंजू अपनी नई गुलाबी साइकिल पर आई, जो अब एक खुशहाल स्वस्थ बच्ची लग रही थी। अर्जुन ने उसे गले लगा लिया। उस शाम उन्होंने आंगन में एक साथ खाना खाया। खाना साधारण था, लेकिन उसमें आंसू और बलिदान से भरी एक लंबी यात्रा का स्वाद था। अर्जुन में अपनी पत्नी और बेटी को देखा और उसे लगा कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। उसने महसूस किया था कि पैसा घर खरीद सकता है, लेकिन एक घर नहीं। सम्मान खरीद सकता है, लेकिन प्यार नहीं। उसने अपनी पत्नी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद कि तुमने अंजू को मेरे लिए बचाए रखा। धन्यवाद कि तुमने मेरा इंतजार किया। माया ने उसका हाथ पकड़ लिया। धन्यवाद कि तुम वापस आ गए। घर में स्वागत है पति। सूर्यास्त हो रहा था और उस छोटे से घर में एक गरम पीली रोशनी जली, जो किसी भी शहर की चकाचौंध से ज्यादा चमकदार थी, क्योंकि ये परिवार पुनर्मिलन और तूफान के बाद मिली एक सच्ची पूर्ण खुशी की रोशनी थी। दोस्तों, आप सब ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है
तो उसे कमेंट सेक्शन में हम सब के साथ साझा करने में संकोच ना करें। हम आपकी कहानी सुनना चाहेंगे। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जहां भी रहें हमेशा सुरक्षित, स्वस्थ और शांति से रहें। अपना ख्याल रखिएगा।